ठीक, पहले से अपन ने जैसे पहले देख ही चुके थे। तो आज के अपना टॉपिक करेंगे अपन राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, तो राजकोषीय नीति में हम देखो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है राजकोषीय नीति, क्योंकि हमें इससे ये पता चलता है कि सरकार का पैसा कहाँ से आता है, कहाँ रखाता है और कहाँ से खर्च किया जाता है। और जो हम सुनते रहते हैं कि घाटा लगा, तो किस तरह के घाटे होते हैं इनमें चर्चा करेंगे। तो 3 चीज़ हम इसमें अंदर देखेंगे, एक कर संरचना, दूसरी बजट और तीसरा बजट के बाद घाटे और घाटे के प्रकार, है ना। राजकोषीय घाटा क्या होता है ना, उसे देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कर संरचना, यानी कि टैक्स का क्या स्ट्रक्चर रहता है उस चीज़ को हम समझेंगे। तो टैक्स क्या चीज़ है, पहले ये बात समझी जाए कि यदि कर की आपको परिभाषा लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है। क्या है, एक तरह का अनिवार्य भुगतान है जो कर आधार से संबंधित व्यक्ति या समूह द्वारा सरकार को बिना किसी प्रतिफल के देना होता है। ठीक है, या एक अनैच्छिक शुल्क है। मैंने क्या बात करा, एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है, ठीक है ना। किस आधार पर, कर आधार पर। कर आधार का मतलब होता है जिस आधार पर वो टैक्स लगाया जा रहा है। जैसे किसी की इनकम पर लगाया जा रहा है तो वो इनकम टैक्स हो गया, है ना। किसी के कंपनी के ऊपर लगाया जाए तो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। तो वो किस आधार पर लगाया जा रहा है उसे कहते हैं कर आधार से संबंधित व्यक्ति या समूह द्वारा। ठीक है, इतनी बात। फिर 2 तरह के कर होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, ठीक, और एक है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कैसे, जो सीधा उसी व्यक्ति से वसूला जाता है जिसको लगाया जाता है। क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ उसी व्यक्ति पर लगाया जाएगा और उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा। यानी कह सकता हूँ कि यह वह कर जो संबंधित व्यक्ति पर लगाया जाता है और जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी से वह वसूला जाता है। यानी कि करापात जिस व्यक्ति पर होता है, कराघात भी उसी व्यक्ति पर होता है। करापात और कराघात क्या है, करापात को हम इंसिडेंस बोलते हैं, है ना, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी कि जिस पर लगाया जा रहा है। ठीक, और कराघात क्या होता है, इम्पैक्ट, ठीक, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इम्पैक्ट का मतलब जिस पर वो इम्पैक्ट पड़ा, है ना, यानी कि जिसने उसे चुकाया वह होता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। ठीक, तो 2 तरह से ये बातें हैं। तो करापात जिस व्यक्ति पे लगा, यदि मुझ पर लगा और मैं ही उसे भुगतान कर रहा हूं, ठीक ना, वो हो जाता है मेरे डायरेक्ट टैक्स। ठीक, दूसरे टैक्स होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जिसका करापात, है ना, करापात यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसी व्यक्ति पर लगता है लेकिन कराघात किसी और व्यक्ति पर होता है, यानी उसका इम्पैक्ट किसी और व्यक्ति पर पड़ता है। यानी कि इंसिडेंट किसी के साथ हुआ और उसका इम्पैक्ट जो है किसी और पर पड़ा। ठीक, वे होते हैं जैसे कोई सामान हमने खरीदा, जो भी टैक्सेस लगने थे कंपनी पे लग गए। ठीक, अब कंपनी तो अपने से भुगतेगी नहीं। ठीक, कंपनी ने उसे इंक्लूड कर उस प्रोडक्ट पर रेट बढ़ाते हुए उसे आगे कर दिया, तो कौन भुगतेगा उसे, जो उसका कंजम्पशन कर रहा होगा वो व्यक्ति उसे भुगतेगा। ठीक, तो ये हो जाता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, है ना। तो कौन कौन से प्रत्यक्ष कर हैं, प्रत्यक्ष कर में है, मैं इसे हटा देता हूं। प्रत्यक्ष कर में है आयकर। कौन सा, आयकर। ठीक, यानी कि पर्सनल इनकम टैक्स। निगम कर, निगम कर, उपहार कर। कौन से कर, उपहार कर। फिर पूंजी लाभ कर, पूंजी लाभ कर, है ना। फिर कौन सा है आपका, प्रतिभूति। कौन सा, प्रतिभूति, प्रतिभूति विनिमय कर, विनिमय कर, यानी कि जो ट्रांजैक्शन करते हैं प्रतिभूतियों का यानी सिक्योरिटीज का,
उसके ऊपर जो कर लगता है वो। ठीक, तो सबसे पहले हम इन्हीं के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करें। या फिर इससे पहले ये और देख लो कि एक तरह से और टैक्स को हम काउंट करते हैं कि कौन उसे लगा रहा है, कौन उसे कलेक्ट कर रहा है और कौन उसका उपयोग करेगा। ठीक, इस तरह से तीन ही लोगों को, कौन से, तीन ही स्तर पर, कितने स्तर पर, तीन ही स्तर पर ये लगाए जाते हैं। केंद्र सरकार भी लगा सकती है, राज्य भी लगाते हैं और आपके स्थानीय निकाय भी लगाते हैं। ठीक, तो जो सेंट्रल लगाएगा, मैं सिर्फ सेंट्रल के बोल रहा हूं ना, सेंट्रल जो इम्पोज करेगा, क्या करेगा, इम्पोज करेगा, वे ये कर हैं आयकर, निगम कर। ठीक, एक और सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, ये कौन लगाता है, आयकर लगाता है, ये अपना सेंटर लगाता है। ठीक, इम्पोज करेगा, सेवा कर भी यही लगाएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी यही लगाएगा। ठीक, ये कर लगाते हैं। फिर स्टेट कौन से लगाता है, एक स्टाम्प ड्यूटी वो लेता है। फिर राज्य का उत्पाद कर वो लेता है, क्या लेता है, राज्य का उत्पाद कर। और मनोरंजन पर कर ये लेते हैं। स्थानीय निकाय कौन कौन सा लगाते हैं, स्थानीय ये होते हैं, जैसे चुंगी कर लगा दिया, सफाई पर कोई टैक्स लगा दिया, या फिर पानी पर कोई सा टैक्स लगा दिया। जहाँ भी आप देखते हैं, है ना, निगम को जो जो आप कर देते हैं, सफाई के बदले, पानी के बदले, चुंगी कर वगैरह इनमें शामिल होते हैं। ठीक है, वह स्थानीय निकाय लगाते हैं। इस तरह से ये कर अलग अलग लोग लगाते हैं। ठीक, अब जो कर सेंटर लगाती है ना, जैसे स्टेट की बात करूं तो जो इम्पोज करेगी, कलेक्ट करेगी और कंजम्पशन खुद कर लेगी, ऐसे हैं वेट, है ना, वैल्यू एडेड टैक्स। फिर है कृषि आय पर कर कौन कौन से लगाए जाते हैं। फिर है मनोरंजन पर कर कौन से लगाए जाते हैं। ठीक, वो कौन करता है, सब स्टेट के ऊपर है। जब सेंटर खुद लगाती है और कलेक्ट करती है, ऐसे हैं संपदा शुल्क और विज्ञापन पर टैक्स। ठीक, और इनको कलेक्ट भी करती है, वो भी करती है, और किन्हें बांट देती है, वे राज्यों को बांट देती है। ठीक, स्टाम्प शुल्क भी इस तरह का है कि केंद्र उसे उगाती है। ठीक, और जो स्टेट हैं वो उसे कलेक्ट करते हैं और उसका कंजम्पशन करते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं पर्सनल इनकम कर क्या होती है। पर्सनल, है ना, जो कि इनकम पर, आपकी इनकम पर लगती है। तो इनकम पर लगने वाले जो टैक्स होते हैं वो होते हैं जिन पर व्यक्ति अलग अलग स्रोतों से, जहां से भी वो कमा रहा है, चाहे कोई कमाने वाला नौकरी कर रहा हो तो उसकी वेतन पर, कोई ट्रेड कर रहा हो तो उसके बिजनेस पर, है ना, ट्रेड पे, या फिर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके व्यवसाय पर लगता है। ठीक, कोई व्यक्ति ब्याज पे काम करवाता है तो उससे ब्याज की राशि प्राप्त होती है, उससे जो लाभ होता है उस पे करा जाता है ना। या फिर कोई शेयर वगैरह मार्केट में या वहाँ लगा हुआ है तो जो से लाभांश होता है उसके ऊपर उससे वसूला जाता है पर्सनल इनकम। और कौन इस चीज़ को वसूलता है, तो वो वसूलता है CBDT। कौन वसूलता है, CBDT, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है इनकम टैक्स के अंतर्गत। ठीक, ये कह सकता हूँ कि आपके पास इनकम टैक्स वाले आएंगे। ठीक है, और कौन के व्यक्ति के अंदर है, ये CBDT के अंदर है। ठीक, फिर CBDT किसके अंदर काम करता है, ये करता है राजस्व विभाग के अंदर। ठीक, राजस्व विभाग के अंदर काम करता है। राजस्व विभाग किसके अंदर काम करता है, वो करता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक, तो वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग से नीचे CBDT, और फिर उससे नीचे आपको इनकम टैक्स। ठीक, इनकम टैक्स ऑफिसर आपके यहाँ आएंगे। ठीक है, तो ये उनके वसूलने का काम हो गया। और चलता कौन सा है, ये अधिनियम है आपका 1962। ठीक, आयकर अधिनियम 1962 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरा कौन सा है, निगम कर। हमने बात करी थी निगम कर के ऊपर। निगम कर क्या है, निगम कर किसी भी कंपनी के द्वारा कमाए गए जो लाभ होता है उस पर वसूला गया टैक्स होता है। क्या होता है, किसी भी कंपनी के द्वारा
कमाए गए लाभ पर लगाए हुए टैक्स। अब ये टैक्स जो है वो निवल आय पर लगाया जाता है। किस पर? निवल, यानी कि जो नेट उसका लाभ होगा उस पर लगाया जाएगा। ठीक है ना। यहाँ तक कोई कौन लगाएगा? वही केंद्र लगाएगा। ठीक, केंद्र ही उसमें लगाना है और उसी को उगाना है। इस पर राज्य का कोई रोल नहीं होता। किसका रोल नहीं होता? निगम कर पर राज्य का कोई रोल नहीं होता। ठीक, तो ये केंद्र का सबसे बड़ा स्रोत है कमाने का, है ना, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है ना। ये किसके अंतर्गत लगाया जाता है? ये लगाया जाता है कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत। ठीक, ये उससे रेगुलेट करता है। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। तो निगम कर भी आ जाए तो 3 लाइन लिख सकते हैं हम। फिर इसके बाद उपहार कर। कौन सा कर? उपहार कर। उपहार कर मतलब जो गिफ्ट होते हैं हमारे, उन पर कर। ठीक, पहले ऐसा होता था किसी को भी अगर कोई गिफ्ट दिया जाता था तो उस पर एक टैक्स लगता था, और किसके ऊपर लगेगा? जिसने उसे प्राप्त किया है। ठीक है। अब क्या है कि एक बात जोड़ दी गई, किसी भी व्यक्ति सगे संबंधियों द्वारा, किसके द्वारा? सगे संबंधियों के द्वारा दिया गया, ठीक है ना, गिफ्ट या किसी के वैवाहिक समय पर दिया गया उपहार को छोड़कर दूसरे जो गिफ्ट हैं, कैसे गिफ्ट हैं? जिनकी कीमत 50,000 से ऊपर है। कितने हजार से? 50,000 से ऊपर। तो इसको एक आय मान ली जाएगी, और जिसने ये उपहार को प्राप्त किया है, यानी जिसने ये गिफ्ट लिया है, उसके इनकम में से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और फिर उसे वसूल लिया जाएगा, है ना। तो आप देखो, यदि आप मान लीजिए अपनी बहन की शादी में किसी रिश्तेदार को दे रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं, है ना, तो ये कर वहाँ पर नहीं लगेगा, है ना। अब मान लीजिए अनऑफिशियली आप अपनी गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट देते हैं, वो तो खैर वो है नहीं, है ना, कि भैया ये ऐसा रिलेशन है हमारा तो हमने इन्हें दे दिया। तो क्या बात हुई? अगर 50,000 से आप ऊपर दे रहे हो तो उस व्यक्ति की काय में जुड़ जाएगा, आय में जुड़ जाएगा, और उसे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये आपका उपहार कर। ठीक, तीसरा पूंजी लाभ कर। पूंजी लाभ कर क्या है? पूंजी लाभ कर, ठीक, 2 तरह की चीजें हैं इसमें। एक है प्रतिभूति, है ना, और एक है परिसंपत्ति। तो परिसंपत्ति और प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से जो भी लाभ होता है उस पर लगाया कर कहलाता है पूंजी लाभ कर। जैसे कि परिसंपत्ति में आपके पास भवन है, ठीक, या किसी तरह की भूमि है आपके पास रखी हुई है और आप उसे बेचना चाहते हैं, तो जितने में आपने क्रय की है और उस क्रय रेट से ऊपर, यानी खरीद रेट से ऊपर यदि आप उसे बेच रहे हो, तो जो आपने ऊपर बेचा है पैसा जितना मिला है, तो उस पर आपका कर देना होगा इस पर। ठीक है। 2 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म के होते हैं और एक लॉन्ग टर्म के होते हैं, है ना, 2 तरह के। तो शॉर्ट टर्म के मतलब जिनके पास 36 महीने से, कितने, 36 माह से कम यदि कोई परिसंपत्ति रखी हुई है, परिसंपत्ति, यदि वो शेयर है या फिर प्रतिभूति में जाऊं तो वो 1 साल के लिए मैं बोलूंगा। ठीक है ना। प्रतिभूति में कितना? 1 साल। यदि इतना गया है तो उसे क्या कहेंगे हम? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक। लेकिन क्या होता था, कई सारी प्रतिभूतियों के ऊपर कई तरह की चीज़ों पर टैक्स लगता नहीं था, या फिर उसमें कई तरह की वो लाभ कमा ले जाते थे ना, बचत हो जाती थी। तो इसे इसके दायरे में लाने के लिए फिर लॉन्ग टर्म, ठीक, लॉन्ग टर्म वाला आपका पूंजी लाभ कर यानी कैपिटल गेन टैक्स को लेकर आए गए। उसमें कर दिया जिसके पास 36 महीने से ऊपर कोई ऐसी परिसंपत्ति या संपत्ति या प्रतिभूतियां हैं, ठीक है, और जो उन्हें क्रय करने से कि मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचता है, ठीक, तो उस पर कमाए गए लाभ या उससे हुए लाभ पर जो कर लगाया जाता है उससे हम क्या कहते हैं? पूंजी लाभ कर कहते हैं। ठीक। इसी तरह से एक और है जिसे हम कहते हैं प्रतिभूति विनिमय कर। ये क्या चीज है? प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी, एक्सचेंज और टैक्स। ठीक। जब भी हम
स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी तरह के शेयर हैं, डिवेंचर्स, ठीक, या बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड, इनका जो भी ट्रांजैक्शन होता है ना, हम कह सकते हैं इनका ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उस पर लगने वाला कर है, ठीक। ये अलग है, यहाँ प्रतिभूतियों पे अलग टैक्स लग रहा है क्योंकि ये क्रय और विक्रय से हुए लाभ पर लग रहा है वहीं, लेकिन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो ट्रांजैक्शन के कारण लग रहा है, ठीक है। इतनी बात आप लोग को फिर समझ में आ रही होगी। तो ये किस तरह के कर हो गए, आपके डायरेक्ट टैक्स हो गए, ठीक। एक एक कर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर कह सकता है सीधे प्रत्यक्ष कर के बारे में लिखिए, ठीक। तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, कौन उसे कलेक्ट करता है ना, कैसे किया जाता है, किस पर कौन सा टैक्स लगता है ना। तो ये वाली चीज। अब अपन आते हैं कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस पर, किन पर, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। क्या चीज है ये, वही जो पहले मैं बता रहा था कि जो कि डायरेक्ट नहीं दिए जाते, है ना। करापात किसी पर होता है और कराघात किसी और पर होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि जिनका मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जाता है उन्हें क्या कहते हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ये, है ना, कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका कस्टम ड्यूटी, कौन सा, सीमा शुल्क, ये कैसा कर है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सेवा कर, कौन सा, सेवा, ठीक है ना, सेवा पर लगने वाला कर। फिर कौन सा, उत्पाद शुल्क, ये सब कैसे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हैं। अगर आपको लिख रहे हो तो ऐसे कर सकते हैं। और फिर क्या है, वेट, ठीक है ना, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, ये है वैल्यू एडेड टैक्स, वेट, ठीक, सैन वेट, मोड वेट वगैरह, यही चीज। इन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद शुल्क को एक्साइज ड्यूटी, कौन सी, एक्साइज ड्यूटी। ये कौन से होते हैं, सर्विस टैक्स, ठीक है ना। ये कौन सी होती है, कस्टम ड्यूटी, ठीक है ना, कस्टम ड्यूटी। तो इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि कस्टम ड्यूटी क्या चीज़ है। कस्टम ड्यूटी लगता है निर्यात और आयात पर, क्या पे, निर्यात और आयात पर जो लगने वाला कर है उन्हें हम क्या कहते हैं, सीमा शुल्क। यानी जहाँ यहाँ से जो भी सामान जा रहा है दूसरे देश में उन पर लगने वाला, उसे कह देते हैं भैया एक्सपोर्ट ड्यूटी। और जो वहाँ से आ रहे हैं उन्हें कह देते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक। दो तरह के टैक्स इसमें शामिल हो जाते हैं। तो सीमा शुल्क जो अधिनियम है, कौन सा अधिनियम है, सीमा शुल्क अधिनियम, अधिनियम कितना, 1962, ठीक है। ये उसके अंतर्गत इनमें लगाए जाते हैं ना। कौन लगाता है, वही वित्त विभाग के अंतर्गत इसे लगाया जाता है। विभाजन देखिए आप, दोनों में होता है, सेंट्रल तो लगाती है लेकिन वो स्टेट को भी देती है और खुद भी उसका कंजप्शन करती है। किसके रिकमेंडेशन पर, वित्त आयोग के रिकमेंडेशन पर, ठीक है ना। और कौन इसको लगाता है, वो लगाता है CBEC, ठीक है, केंद्रीय बोर्ड या केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक, ये उसको लगाता है ना। यहाँ तक कोई 3 से 4 लाइन हम आराम से यहाँ लिख सकते हैं सीमा शुल्क के बारे में, ठीक है। फिर दूसरा है सेवा कर, यानी कि सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स क्या है, जो भी व्यक्ति अपनी सर्विस दे रहा है उसके बदले पे या उसके एवज में जो टैक्स लगता है वो है कौन सा, सर्विस टैक्स, है ना। यानी कह सकता हूँ कि भुगतान करने की जिम्मेदारी किस पर होती है, वो सीधे सेवा प्रदाता पर, है ना। सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। इसके बाद इससे भी कौन वसूलता है, इसका काम भी यही देखता है, CBEC, ठीक है, यही से वसूलेगा। अब क्या है इसका वसूलने संबंधी नीति जो भी है ये इसी को तैयार करना है। सेवा कर को सबसे पहले चलैया समिति ने अपनाया था, ठीक है ना। 3 क्षेत्रों में लेकर आए थे, एक बीमा के क्षेत्र में, ठीक, एक आपके बीमा के बाद स्टॉक के क्षेत्र में, है ना, और टेलीफोन के क्षेत्र में।
तो 3 तरह के क्षेत्र में लेकर आए थे। लेकिन धीरे धीरे समय के बीतते के साथ में इसमें बहुत व्यापक स्तर पर बदलाव किए गए और चीज़ें इंक्लूड कर गई और बाद में समझ में आया कि ऐसी कितनी सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, है ना। इसलिए 11-12 में उन्होंने एक नकारात्मक सूची निकाल दी। क्या? नकारात्मक सूची, यानी कि नेगेटिव लिस्ट। उसमें लिख दिया कि जो वस्तुएं इस लिस्ट के अंतर्गत आएंगी उन पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी उन्हें छोड़कर बाकी जितनी भी तरह की सेवाएं हैं उन पर सब पर टैक्स लगेगा। तो वर्तमान में 39 तरह की जो सेवाएं हैं उन पर इनमें रखा गया है नकारात्मक सूची में, ठीक, यानी कि इन पर किसी तरह के टैक्स नहीं लगता है। तो ये वाली, फिर धीरे धीरे इस पर उपकर और लगाना शुरू हुआ, ठीक। जैसे कि 2015 में जब मोदी जी लेकर आए क्या, सफाई अभियान, तो यहाँ से लगने लगा सर्विस टैक्स पर 0.5% का क्या, स्वच्छता कर, ठीक है ना, स्वच्छता कर, स्वच्छ भारत कर, है ना। तो स्वच्छ भारत कर जो भी इस पे लग रहेगा तो कितना लगेगा, 0.5%। इसी तरह से 2016 और 17 में इतना ही 0.5% लगा दिया गया कृषि कल्याण शेष, है ना, कृषि कल्याण शेष, तो ये इस पर लगा दिया गया, ठीक। ये आपका सेवा कर था। इसके बाद क्या, उत्पाद शुल्क, है ना, उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क क्या, जो कि उत्पादन पर लगते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है और उन पर जो टैक्स लगाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, उत्पाद शुल्क, ठीक। लेकिन उत्पाद शुल्क जो है एक शराब, गांजा, ठीक, और तंबाकू, इस तरह की चीज़ों पर केंद्र सरकार नहीं लगाती है टैक्स, इन पर लगाते हैं राज्य। कौन लगाता है, राज्य। राज्य का ये बहुत बड़ा स्रोत होता है इनकम का कि शराब, गांजा, तंबाकू, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि तंबाकू पर अगर ये राज्य लगाते हैं तो सेंटर सिगरेट पर नहीं लगाएगी। जो भी तंबाकू से उत्पादित उत्पाद होते हैं, उनसे बने हुए जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन पर लगाता है केंद्र, ठीक है। तो राज्य किन पर लगाता है, सिर्फ शराब, गांजा और तंबाकू पर। तंबाकू से बनी हुई चीज़ों पर कौन लगाएगा, केंद्र, ठीक। इतनी बात क्लियर है। तो ये किससे अधिनियमित होता है, ये होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के, है ना, 1944 का इसका अधिनियम है, ठीक। इतनी आपको बातें समझ में आ गई। तो ये थे आपके डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कौन से टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। अगर अब मैं बात करूं कि हमारे जो पॉइंट में लिखा हुआ है कि कर कैसे होते हैं, अच्छे कर की क्या विशेषताएं होती हैं, है ना, तो पहले समझ लीजिए आप कि कर प्रणाली कैसी अच्छी होती है। देखो, जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तभी हम पढ़ लेंगे सेन वेट, मोड वेट, वेट अच्छी तरह से, क्योंकि हम उसको चार्ट सहित, ठीक है, उसका कैलकुलेशन सहित मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर जीएसटी में कैसे कैलकुलेशन आप करते हैं, कैसे वो एंट्री होती है, वो सब चीज़ें। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो सिस्टम है वो 3 से 4 तरह की चीज़ें चलती हैं। एक है प्रतिगामी, क्या, प्रतिगामी टैक्स सिस्टम, प्रतिगामी या मैं कहूँ प्रगामी टैक्स सिस्टम। देखिए, इस सिस्टम में क्या होता है कि जैसे जैसे कर बढ़ता जाता है, या कर नहीं, आय बढ़ेगी, है ना, क्या बढ़ता ही है, आय बढ़ती है, ऐसे ही लिखना है ना, और कर दर उसके साथ में क्या हो जाती है, वो भी बढ़ती है। इसे कहते हैं प्रगामी टैक्स, यानी कि रिग्रेसिव इनकम, ठीक है ना, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो जो क्या हो गया, इसमें इनकम बढ़ रही है, उसी के साथ में टैक्स रेट बढ़ रहा है, यानी कि ये हुआ, है ना, ये यहां से इनकम बढ़ रही है, नहीं सॉरी, यहां पर दर घटेगी,
प्रोग्रेसिव नहीं, यहाँ पर दर घटेगी। आय के साथ रिग्रेसिव में क्या होता है कि आय जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे कर की दर जो है यानी टैक्स की रेट है वो कम होती चली जाती है। इससे क्या होता है कि जो ज़्यादा आय करने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है कि वे और आय करें, लेकिन एक जगह देखा जाए तो निर्धन वर्ग पर उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि ज़्यादा कर किसको देना पड़ता है? जिस पर कर चुकाने के पैसे ही नहीं है ज़्यादा, है ना। तो ये एक तरह से न्याय संगत स्कीम नहीं है, ये सिस्टम नहीं है। दूसरा है अनुपातिक। अनुपातिक मतलब कि प्रोपोर्शनल। कैसा? प्रोपोर्शनल। इसके अंदर क्या होता है कि एक समान टैक्स की रेट रख दी जाती है, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ पर 30% देना है तो 30%, अब आपकी आय कितनी भी हो। तो ये भी क्या है? न्याय संगत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अमीर लोगों को तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब लोगों को तो उसका परसेंट का बहुत फर्क पड़ जाएगा ना, है ना। तो इस तरह से ये भी न्याय संगत नहीं है। फिर 30 है प्रगतिशील, ठीक है। कौन सी? प्रगतिशील, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है? प्रगतिशील के अंदर, ठीक,